गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। सर हाँ बच्चे, 10 मिनट बात कर लेना सर। अभी क्लास खत्म हुई थी पहले। अभी क्लास ओवर हुई है हाँ सर, 2-3 मिनट पहले ही हुई है। तो कोई बात नहीं यार, जल्दी फ्री हो जाओगे। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर ग्रिग्नार्ड रीजेंट आ रहे हैं कल? ग्रिग्नार्ड एजेंट नहीं आएगा बच्चों। ओके सर। इंद्रापुरम यस सर। बच्चों परेशान मत हो, थोड़ा जल्दी फ्री हो जाएंगे हम। यस सर, उस कल बच्चे को link समझा provide दिया कर जो देना। कह रहा था। अच्छा ठीक है। हाँ बच्चों, किसी सर, के पास कोई link- जब तक लिंक, अच्छा नारायण कैमरा में आ जा। हाँ बच्चों, क्या हुआ ये? हाँ बच्चों, डाउट है कोई? जब तक बाकी सब ज्वाइन कर रहे हैं तब तक डाउट पूछ सकते हो। हाँ बच्चे। सर आज एल्काइल की लास्ट क्लास है। नहीं बच्चे, आज लास्ट क्लास नहीं है, इसके बाद भी चलेगा। तो जो तुम्हारा टेस्ट है ना, उसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो तुम्हें लगे अभी कवर नहीं हुए हैं। परेशान मत होना बच्चों। ठीक है सर। मैं बस जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। वो इसलिए कि जल्दबाजी करेंगे तो मतलब वो आधा अधूरा रह जाएगा। एक ओके बार में सर। कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। सर टेस्ट में ना सर एक चीज और है सर। सर जैसे जो ऑर्गेनिक अभी हमारी चल रही है सर, उसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। एंड जो चैप्टर चल रहा है तो प्रैक्टिस तो हो ही नहीं रखी है हमारी सूर्यांश बच्चे, तुम लोगों के साथ ना एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है। एक्चुअली ये चैप्टर ना हमारा खत्म हो गया होता, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है ना, वो पता किस चीज का है? तुम्हारा 11th का ऑर्गेनिक बहुत सारे बच्चों का बहुत खराब है। सर हुआ ही नहीं है सर। हाँ बच्चे, मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए मुझे ना 11th की चीजों को भी कवर करना पड़ रहा है। कुछ चीजें और भी एक्स्ट्रा जीओसी से रिलेटेड कैटर करनी पड़ रही है, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो गया है हमारा। नहीं सर, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, उसकी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत ये है कि हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाई है टेस्ट के लिए, बस ये बच्चे वो थोड़ा सा मतलब जब तक ये वाला चैप्टर चल रहा है ना, तब तक तुम इस चीज में स्ट्रगल करोगे। जैसे ये चैप्टर हो जाएगा ना, फिर तुम्हारे पास एम्पल टाइम होगा। जैसे फिनॉल शुरू हो गया तो तुम्हारे पास एल्काइल हैलाइड की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको पैरेलल चलना पड़ेगा। पैरेलल कैसे चलना पड़ेगा? जब हम एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं तो एल्काइल हैलाइड में आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे एल्कोहल में पहुंचेंगे, एल्काइल हैलाइड आपने पूरा पढ़ लिया होगा, प्रैक्टिस बहुत सारी कर सकते हो। फिर जैसे ही एल्कोहल थोड़ा बहुत खत्म होगा तो थोड़ी थोड़ी एल्कोहल की प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, तो वो कंटिन्यूटी बन जाएगी आपकी। ठीक है बच्चों। सर ऑर्गेनिक की कोई बुक बता दो। ऑर्गेनिक की बच्चों प्रैक्टिस के लिए मैं कहूंगा या तो MS चौहान देख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है बच्चों, मतलब थोड़ा टफ पड़ती है MS चौहान। या हिमांशु पांडे देख सकते। क्या बच्चे? MS चौहान से थोड़े कम लेवल की। MS चौहान से कम लेवल की हिमांशु पांडे देख सकते हो, या फिर और कौन सी देख सकते हो? कोई और GRB पब्लिकेशन देख सकते हो, OP टंडन टाइप की देख सकते हो। और बच्चों अगर आपके पास कोई भी बुक है तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कोई नई बुक पर जाना, जो बुक है उसी को प्रैक्टिस करो। सर हाँ सर हमारे पास सर इस चैप्टर का मॉड्यूल अपलोड करा देंगे आप? मॉड्यूल इस चैप्टर का PDF फॉर्म में? यस सर। चलो मैं बात करता हूँ बच्चों। अगर आप लोगों के पास मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है क्या इस चैप्टर का? पार्ट 1 अवेलेबल है अभी 12th का, तो उसके अंदर ये चैप्टर नहीं है। क्या चीज बच्चे? मॉड्यूल का पार्ट 1 है केमिस्ट्री का, तो उसके अंदर ये भी चैप्टर है नहीं, पी ब्लॉक वगैरह है। अच्छा अच्छा, ठीक है बच्चों, मैं बात करता हूँ। आपको मॉड्यूल का सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल अगर हो जाएगी तो अच्छा है। सर इसके बाद हम पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, फिर अल्कोहल ईथर। बच्चों मेरे हिसाब से तो चूंकि जब ऑर्गेनिक चली रही है तो थोड़ा सा आपका भी मोमेंटम बन जाएगा ऑर्गेनिक को, तो अल्कोहल ईथर फिनॉल पढ़ना चाहिए। सर DPP पी ब्लॉक की आने लग रही है। और सर टेस्ट भी पी ब्लॉक का लिख रखा है, इससे अगला जो संडे आएगा 17 तारीख को।
नहीं चलो मैं पता करूंगा बच्चों। वैसे एल्कोहल ईथर फिनोल की कहानी चल रही है, मतलब जो मेरे पास आता है उसमें एल्कोहल ईथर फिनोल कवर कराने का दिखा रखा है। तो चलना तो मतलब जहां मैं एल्काइल हैलाइड पढ़ा रहा हूँ वहां मुझे पढ़ाना तो एल्कोहल ईथर फिनोल था, लेकिन चूंकि ये चैप्टर स्लो हो गया है 11th के और जीओसी के चक्कर में, तो थोड़ा सा मैं भी चाह रहा हूँ एक्स्ट्रा क्लासेस ले लूं, लेकिन एक्स्ट्रा क्लासेस बहुत लिमिटेड मिल पा रही हैं। कभी सिस्टम में और सभी की क्लास होती है, या कुछ कभी मैं खुद बिजी हो जाता हूँ। तो ये थोड़ा सा इशू है मेरे साथ भी। जैसे मॉर्निंग में मेरी क्लास होती है, तो मॉर्निंग में अगर मेरी क्लास हो गई तो मैं आपको टाइम नहीं टाइम स्लॉट वो नहीं दे सकता। चलो कंटिन्यू दोपहर में ले लीजिए बच्चों। ऑलरेडी 3-4 क्लास लेने के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं। सर हाँ बच्चे। स्कूल भी शुरू हो गए सर। हाँ बच्चे। सर आपसे एक बात और करनी थी हाँ सर पूछो। कि ना, ऐसा कि ना 11th में ना जैसे हमारे बहुत सारे चैप्टर्स हमें मतलब पढ़ाए ही नहीं गए हैं। हाँ जैसे पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोकार्बन, सर ये सब पढ़ाया ही नहीं हुआ सर हमें। तो सर 12th में अब जैसे नेक्स्ट चैप्टर पी ब्लॉक होगा, तो अब आप मतलब जो 12th में अब आप जैसे पी ब्लॉक 2 है तो पी ब्लॉक 1 पढ़ाएंगे ना पी ब्लॉक 2 से पहले? बच्चे, मेरे पढ़ाने का केवल एक सिंगल डायरेक्शन होता है कि मैं जो चीज पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड आपके कोई टॉपिक ना फंसे। ठीक है। तो अगर जब मैं पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो पी ब्लॉक में आपको वो सारी चीज उसके नियर बाई जो भी चीजें आ रही होंगी वो साथ में कवर करता रहूंगा। भारतीय एल्काइल हैलाइड में बस केमिकल प्रॉपर्टीज बची हैं, और देखा जाए तो इसकी प्रैक्टिस बची है। बहुत ज्यादा नहीं है। सर प्रैक्टिस करा दो बच्चे प्रैक्टिस तो तभी इसका कराऊंगा ना पता जब नहीं चलता है क्या जब यूज जब करना जब है। केमिकल प्रॉपर्टीज कवर हो जाएंगी तभी प्रैक्टिस करा पाऊंगा। चलो बच्चों, प्रीवियस क्लास में SN1, SN2, SNI और NGP 4 चीजें हमने कवर कर ली थी। यस। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों AR-SN रिएक्शन की, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब बच्चों ये वाली जो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सर 11th के जो टॉपिक बचे हुए हैं वन शॉट देखकर पूरा कर लें बच्चों। ट्राई करो, अगर जितना कर सकते हो उतना करो। अननेसेसरी एक्स्ट्रा पेन मत लेना, क्योंकि जब 12th का सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हम 11th के कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है। तो ऐसा मत करना कि आप 11th का रिवाइज करने के चक्कर में लग जाओ और 12th का पार्ट मिस कर दो। तो आप 12th पर पूरा फोकस रखो। अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है, टाइम मैनेज कर सकते हो, तब थोड़ा 11th का देखो, जरूर देखो, इसको मैं कहूंगा। या फिर आप एक काम कर सकते हो, जो टॉपिक आपने ऑलरेडी अच्छे से कर रखे हैं उनको रिवाइज कर लो, क्योंकि एग्जाम में आपको परफॉर्म करना है। तो आप जो चैप्टर तैयार है उनको 100% कर लो, या सारे चैप्टर पढ़कर उसमें किसी में 40%, किसी में 60%, किसी में 70% करने से अच्छा है। तो यू हैव टू प्लान योर स्ट्रेटजी फॉर योर एग्जामिनेशन। तो जेई के लिए तो स्ट्रेटजी बहुत मैटर करती है। किसी दिन हम एक सेशन करेंगे जेई में किस तरह की स्ट्रेटजी केमिस्ट्री के लिए रखनी चाहिए, उसमें हम इसी बारे में डिस्कशन कर लेंगे। बाकी मैं यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा टाइम 12th पर फोकस करना, क्योंकि 12th के क्वेश्चन डायरेक्ट मिलते हैं हमें जेई में। जितना टाइम एक्स्ट्रा मिल जाए उससे 11th को करो, लेकिन प्रैक्टिस करो। रटना कम है, 11th को प्रैक्टिस ज्यादा करना है। 12th में रटना भी है, प्रैक्टिस भी करना है, मतलब याद भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है। चलो, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर बच्चों में एरोमेटिक रिंग का सबसे सिंपल मॉलिक्यूल देखूं, दैट इज बेंजीन। सबसे सिंपल यही है ना? यस सर। तो साइक्लिक है और प्लेनर है, दोनों चीजें है ना। इट्स अ शीट लाइक Yes. स्ट्रक्चर। तो मेरे पास एक पेपर शीट है, तो ये शीट लाइक स्ट्रक्चर ही होगा ऐसा। अगर मैं इसको हेक्सागन बना दूं तो मैं ये कहूंगा कि मेरे हाथ में जो है वो एक बेंजीन है,
देखो बच्चों, हेक्सागन है और प्लेनर है, तो मैं ये कह सकता हूँ बेंजीन है ये। यस सर। यस सर। अब इस बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन होगा, तो एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर बन जाएगा और एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे बन जाएगा। यस सर। समझ में आ गई बात? यस सर। Yes, यस जैसे सर। जैसे बच्चों आपने कुछ लोगों को स्मोकिंग करते देखा है, वो मुंह से धुएं का छल्ला बनाते हैं, ऐसा मूवीज में किसी एड में कहीं तो देखा होगा। हाँ सर। तो वो जो धुएं का छल्ला है, उसी तरह का एक रिंग, जो स्मोक रिंग है, उसी टाइप का एक पाई इलेक्ट्रॉन का रिंग ऊपर भी है और एक पाई इलेक्ट्रॉन का रिंग नीचे भी है। अब समझ गए कैसा होगा क्लाउड? यस यस सर। सर। विजुलाइज कर सकते हो ना? यस सर। अब अगर मैं ये कहता हूं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो मैं इसको अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, हॉरिजॉन्टली मैंने रख दिया बेंजीन को, तो इसके ऊपर और नीचे यहां पर एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ऊपर की साइड में, और इसी तरह पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां है? नीचे की तरफ को। तो नीचे और ऊपर, रिंग के ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से ये कैसे काम करेगा? ऐसे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। 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 तो बेंजीन रिंग क्या है हमारी? एक न्यूक्लियोफाइल। बच्चों न्यूक्लियोफाइल किसे बोलते हैं? बच्चों लिखना मत पहले, अभी मैं तुम्हें न्यूक्लियोफाइल बताता हूं। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अटैक करता है। एनरिच। न्यूक्लियस लविंग, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिच। डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक कर। अच्छा, तो इसके ऊपर किसको अटैक करना है? ये खुद न्यूक्लियोफाइल है, तो इसके ऊपर अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। और मैं किसका अटैक करवाना चाहता हूं? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक अलाउड होगा या नॉट अलाउड है? नॉट नॉट अलाउड। अलाउड। नॉट अलाउड है, रेस्ट्रिक्टेड है, यस सर। रिपल्शन होगा। तो ये एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिजिबल है या नहीं? नहीं सर। तो मैं एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज के पास या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के पास दूसरी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज लेकर जा रहा हूं, तो प्यार से लेकर जाऊंगा या जबरदस्ती धक्का मारना पड़ेगा मुझे? जबरदस्ती धक्का मारना जबरदस्ती। पड़ेगा। जबरदस्ती धक्का मारना पड़ेगा, जबरदस्ती पुश करना पड़ेगा। और अगर मुझे ये जबरदस्ती पुश करना पड़ रहा है, तब ये कंडीशन कौन सी होगी? नॉर्मल कंडीशन या ड्रास्टिक कंडीशन? ड्रास्टिक कंडीशन। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन takes place in drastic condition। बात समझ में आ गई या नहीं? कैसे होगी? केवल और केवल ये ड्रास्टिक कंडीशन में होगी। क्लियर है? यस सर। यस अब बच्चों एक चीज और मैं कह रहा हूं, ये तीन मॉलिक्यूल है, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन और टोलुइन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां, किस बेंजीन में, किस कंपाउंड में होगी? बेंजीनिंग में लास्ट वाले CH3 थर्ड वाले में टोलुइन। टोलुइन में टोलुइन। प्लस आई इफेक्ट भी है और प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। नाइट्रो ग्रुप का इफेक्ट कैसा है? माइनस आर। माइनस आई, माइनस आर या माइनस एम, कुछ भी कह सकते हैं। आर या एम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। तो रिंग में सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर ऑफ रिंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो थर्ड में सबसे ज्यादा, फर्स्ट में उससे कम,
और सेकंड में सबसे कम यही होगा। Yes, sir. न्यूक्लियोफाइल सबसे आसानी से कहां पर पहुंच सकता है? सेकंड वाले पे। नाइट्रोबेंजीन सेकंड वाले केस में। सेकंड वाले में। सेकंड में तो मैं ये लिख रहा हूं बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ईडब्ल्यूजी समझ सकते हो बच्चों, ईडब्ल्यूजी इज इलेक्ट्रॉन Yes, विड्रॉइंग sir. ग्रुप, increases attack of nucleophile on the ring, कह सकता हूं या नहीं? Yes. Yes, sir. अगर कोई रिंग पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वो न्यूक्लियोफाइल के अटैक को इंक्रीज कर देगा या ईज प्रोवाइड करेगा। Yes, sir. क्लियर बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, अब अगर मुझे एक रिंग में जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाता जाऊं उतना ही आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। अच्छा, यस सर। अगर मुझे न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट करना है तो एनाइन सब्स्टिट्यूट होगा या रिंग से कैटाइन सब्स्टिट्यूट होगा? एनाइन निकल कर जाएगा, एनाइन निकल कर Yes, sir. जाएगा। और अगर रिंग से एनाइन निकल कर जाएगा तो एनाइन जो है वो गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए या पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए? गुड लिविंग। गुड लिविंग ग्रुप। गुड। Poor. सर अनलाइन कैसे अच्छा। निकलेगा? कौन है ये पुअर लिविंग ग्रुप? Good, sir. सर रिंग से अनायन निकलेगा, रिंग पे अनायन अटैक करेगा। बच्चे, रिंग पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन रिच या एनाइन अटैक कर रहा है ना, यस सर। तो निकलेगा कौन? एनायन निकलेगा। अगर मैं रिंग पर माइनस चार्ज दे रहा हूं तो उससे निकल कर भी तो बाहर माइनस चार्ज ही आएगा। यस सर। हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे देंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को लेकर कोई बाहर निकल आएगा। तो लीविंग ग्रुप जो होना चाहिए, जो उससे निकल कर बाहर आ रहा है, वो गुड होना चाहिए, बैड होना चाहिए, अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, खराब लिविंग ग्रुप होना चाहिए? अच्छा लिविंग ग्रुप। अच्छा लिविंग। और अच्छे लिविंग ग्रुप की पहचान क्या है? लेस बेसिक। वीक बेस। वीक बेस होना चाहिए। तो वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप, ये तो हम जानते हैं। यस सर। Yes, sir. अगर मेरे पास बच्चों एक क्वेश्चन का जवाब देना, Cl Br और I है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, तीनों का इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट होगा या नहीं? नो सर। Yes, sir. अरे Cl क्या प्लस एम इफेक्ट शो होगा करता है या सर। नहीं? लोन पे होंगे। Yes, sir. Br प्लस एम इफेक्ट शो करता है, I प्लस एम इफेक्ट शो करता है या नहीं? तो ये Yes, कौन से sir. डायरेक्टिंग? But sir, सर halogens बट का सर ने बताया था इंडक्टिव कि इफेक्ट डोमिनेट नहीं करेगा। हाँ halogens बच्चों का यहाँ negative पर effect- Cl का इफेक्ट कौन सा है? माइनस I और प्लस एम इफेक्ट है। सर Yes, सर sir. ने बताया था कि जो हैलोजेंस के केस में जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो डोमिनेट कर जाता है प्लस एम को। हाँ, तो माइनस I इफेक्ट इस रिंग को इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा या डीएक्टिवेट करेगा? एक्टिवेट। Activate. Deactivate. बच्चों माइनस I, Cl रिंग से क्या निकाल रहा है? इलेक्ट्रॉन बाहर ले रहा है ना, Yes, sir. Yes, और sir. इसे इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए डीएक्टिवेट। इलेक्ट्रोफाइल के लिए तो डीएक्टिवेट Electrophile. करेगा। Yes, sir. अगर इलेक्ट्रोफाइल के लिए माइनस I इफेक्ट क्या कर रहा है? डीएक्टिवेट कर रहा है, और प्लस एम क्या कर रहा है? Activate. एक्टिवेट कर रहा है। लेकिन माइनस I इफेक्ट प्लस एम से ज्यादा पावरफुल है, तो ये Cl की वजह से डीएक्टिवेट हो गया है कंपाउंड, लेकिन प्लस एम की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल जाएगा कहां पर? ऑर्थोपैरा। ऑर्थो और पैरा पर। तो ऑर्थो Cl क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन कैसा है? एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग? डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेटिंग। अब मैं क्या चाहता हूं, मुझे इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड पर OH माइनस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है, यहां से Cl को निकाल देना है और OH को जोड़ देना है। ऑर्थोपैरा पैरा पर जुड़ेगा। फिर
और तो पैरा पर नहीं लगा रहा हूं, ये OH न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है बच्चे। सर बच्चे ऊपर वाला एक बार फिर से बता दो। अरे इलेक्ट्रोफाइल की बाद में बात कर लेंगे, उसे भूल जा अभी। वो तुम्हें प्लस एम और आई माइनस एम, प्लस एम माइनस आई तो समझ में आ गया नहीं? यस सर। हाँ तो बस अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें, इलेक्ट्रोफाइल को हम बाद में देख लेंगे। यहां पर OH न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, इसका अटैक हो रहा है OH माइनस न्यूक्लियोफाइल का। किस कार्बन पर अटैक होगा बच्चों? अगर मैं क्लोरोबेंजीन का नंबरिंग कर दूं तो 1 2 3 4 5 6, किस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा? OH माइनस का अटैक किस कार्बन पर? 4 क्यों? सर क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी क्लोरीन के पास। तो कहां पर? सर दोबारा बोलो। 1 के पास, 1 के पास, 4 के पास, 2 3 या 5 6, कौन सा है? न्यूक्लियोफाइल OH माइनस कहां जाएगा, किस कार्बन पर जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। कम है सबसे कम हो? कम होगी। सबसे कम कहां पर है? सर। मेटा पे 2 और 6 पे। 2 और 6 पर तो बच्चे प्लस एम इफेक्ट की वजह से सर बढ़ेगी मेटा ना। पोजीशन सर 1 3 5 एक बात बताओ, ये क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट फर्स्ट कार्बन पर ज्यादा लगाएगा या थर्ड कार्बन पर ज्यादा लगाएगा? सर फर्स्ट पे। फर्स्ट। मतलब फर्स्ट कार्बन के इलेक्ट्रॉन तो अपनी तरफ खींच रहा होगा ना ये। Yes. तो sir. सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी फर्स्ट कार्बन पर ही होगी। यस सर। यस सर। क्लियर है बच्चों? नहीं यस सर। क्लियर है सर। तो OH माइनस का अटैक सबसे ज्यादा प्रेफर्ड कहां होगा? फर्स्ट कार्बन पर। Yes, sir. लेकिन दिक्कत कहां आएगी? देखना, Cl इसे प्लस एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन रिंग में दे रहा है। कुछ इस तरीके का रेजोनेटिंग फॉर्म बनेगा। यस सर। तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में करेक्टर कौन सा है? डबल बॉन्ड करेक्टर है या सिंगल बॉन्ड करेक्टर है या पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है? सर डबल क्या बॉन्ड। कार्बन और क्लोरीन के बीच में Partial. प्योरली सिंगल बॉन्ड करेक्टर होगा? नो सर तो पार्शियल पार्शियल। डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। तो Yes. कार्बन क्लोरीन बॉन्ड कैसा हो गया? स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग। ऋषभ सर, हेलोजन के केस में तो रेजोनेंस नहीं देखते। बच्चे देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। ऐसा थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन पेयर है तो नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि देगा, नहीं देगा। वो बेचारा इतना भी बेशर्म नहीं है कि कोई किसी को जरूरत है हेल्प ना करे, देगा। सर जब हम GOC में स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं तो किसी रिंग में अगर हेलोजन ग्रुप लगा होता है तो हम उधर डेल प्लस लिख देते हैं उसके इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। हाँ, लेकिन उसमें इंडक्टिव डोमिनेट करता है बच्चे, इंडक्टिव डोमिनेट करता है मीजोमेरिक के या रेजोनेंस इफेक्ट के ऊपर, हाँ सर। इसलिए। लेकिन बेंजीन के साथ जुड़ा है तो दे तो रहा होगा ना, दे भी रहा होगा, छीन भी रहा होगा। ओके सर। ठीक है, मतलब आम का सीजन चल रहा है, आम खा रहे हो नहीं खा रहे हो? खा रहे हैं यस सर। सर। अच्छा, एक ऐसा आदमी है जो बच्चे को आम देना तो चाह रहा है लेकिन लालची ज्यादा है तो दे नहीं सकता, तो वो क्या कर रहा है? आम का छिलका उसे दे रहा है। अगर वो बच्चा छिलके को चाटेगा, आम का टेस्ट आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों? छिलके पर थोड़ा बहुत तो आएगा सर, थोड़ा सिरप बहुत का असर होगा, थोड़ा बहुत तो टेस्ट आएगा ना। तो दे तो रहा है लेकिन नहीं दे रहा है। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। कितना दे रहा है? बहुत फ्रैक्शन सा दे रहा है लेकिन दे तो रहा है ना। एज ए बिग पर्सन या एडल्ट तुम उसे क्या समझोगे? केयर कर रहा है या इंसल्ट कर रहा है? अगर ऐसा तुम्हारे साथ हो तो इंसल्ट फील होगी। यस सर। लेकिन बच्चा जानता ही नहीं है उसे इंसल्ट क्या होती है, तो वो तो खुश है, कुछ तो मिल गया मुझे। तो ये बेचारा बच्चा कुछ तो मिल ही रहा है ना, और तो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ ही रही है प्लस एम इफेक्ट की वजह से। आम का छिलका मिल रहा है, इसे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ClBr में सबसे आसानी से कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है?
सर आई सर आई आई दे सकता है। तो सबसे ज्यादा प्लस एम इफेक्ट कहाँ दिखाई देगा? आई में सबसे ज्यादा आई प्लस पे। एम इफेक्ट दिखाई देगा सीएल में। बच्चों सीएल का और कार्बन के साइज में डिफरेंस ज्यादा है या कम है? सर कम है। कम है। सीएल और कार्बन में साइज का डिफरेंस कम है। तो कार्बन का ऑर्बिटल ये है, क्लोरीन का ऑर्बिटल ये है, बॉन्ड लेंथ कम है, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग के चांसेस थोड़े से ज्यादा होंगे। अगर मैं कार्बन और ब्रोमीन की बात करूं तो कार्बन का ऑर्बिटल यही रहा, लेकिन ब्रोमीन का ऑर्बिटल बड़ा भी हो गया, साइज डिफरेंस भी ज्यादा हो गया, और ब्रोमीन के एटम का साइज बड़ा होने की वजह से डिस्टेंस बढ़ गई। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। बच्चों अच्छी ओवरलैपिंग कहां होती है? जहां साइज कंपेरेबल होते हैं, साइज डिफरेंस ज्यादा होता है ऑर्बिटल्स के साइज में। कंपेरेबल। तो सीएल में पाई बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी या बीआर में अच्छी होगी? सीएल में। तो किसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा? क्लोरीन का। क्लोरीन का होगा ना? यस सर। सर लेकिन ऐसे नहीं दिखेंगे कि आयोडीन की साइज बड़ी है तो वो हाँ, आराम से इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। अरे देगा तो तब जब उसके पास होगा। इतनी दूर बैठा है, इतनी दूर बैठा है, एक इस कॉर्नर पर, दूसरा इस कॉर्नर पर है, क्या करेगा? यहां से वो देना तो चाह रहा है, आसानी से दे सकता है, लेकिन इसे बहुत ज्यादा दूर तक बेंड करना पड़ेगा ना ऑर्बिटल को। यस सर। और बेंड करने, अगर दोनों बेंड करेंगे तो एक्सटेंड ओवरलैपिंग बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? साइज में डिफरेंस ज्यादा है तब सर कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। और एक्सटेंड ओवरलैपिंग कम हो जाएगी तो पाई बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा या वीक बनेगा? सर वीक बनेगा। यही बात तो मैं कह रहा हूं। ओके सर। ठीक। अब बच्चों कार्बन क्लोरीन बॉन्ड कैसा हो गया? डबल बॉन्ड करेक्टर। और बेंजीन रिंग अपने आप में कैसी है? न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जबरदस्ती कराना है, जबरदस्ती कराना है, इसका मतलब मुझे ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए। और ड्रास्टिक कंडीशन कौन सी लूंगा मैं? कंडीशंस आर रिक्वायर्ड, कह सकता हूं बच्चों, ड्रास्टिक कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। और ड्रास्टिक कंडीशन क्या होती है बच्चों? हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर बच्चों रिएक्शन कैसे हो जाएगी? और जल्दी टूट। हाई टेम्परेचर पर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड स्ट्रांग होगा या वीक हो जाएगा? वीक हो जाएगा। वीक। और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो उनके बीच में जो कोलिजन है वो ज्यादा अच्छे कोलिजन होंगे या थोड़े से माइल्ड कोलिजन होंगे? स्ट्रॉन्ग कोलिजन होंगे या वीक कोलिजन होंगे? स्ट्रॉन्ग कोलिजन होगा। तो अगर कोई चीज एक दूसरे के साथ ज्यादा फोर्स से स्ट्राइक करे तो उनमें डैमेज होने के चांसेस भी तो ज्यादा होते हैं। तो OH अगर बहुत फोर्स से इस कार्बन पर अटैक करे तो इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के डैमेज होने के चांसेस भी तो ज्यादा हो जाएंगे। क्यों बच्चों? यस सर। तो हाई टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, वो डैमेज ज्यादा आसानी से ज्यादा कर रहा है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को। और दूसरा, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड कैसा हो जा रहा है? वीक हो जा रहा है हाई टेम्परेचर पर। तो फेवरेबल कंडीशन है हाई टेम्परेचर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराने के लिए। क्लियर है बच्चों? सो गए क्या आज? क्लियर। एंड दूसरा फेवरेबल कंडीशन क्या है? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पर मॉलिक्यूल पास पास होंगे या दूर होंगे? पास होंगे। और नंबर ऑफ कोलिजन्स ज्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे सर। ज्यादा हो जाएंगे। तो जब नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे, हाई टेम्परेचर है, तो इफेक्टिव कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो प्रोडक्ट बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, आसानी से बनेगा। सर। तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए हमें कौन सी कंडीशन चाहिए? ड्रास्टिक कंडीशन। ड्रास्टिक कंडीशन कौन कौन सी? हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर।
अगर इस काम को हम आसानी से कराना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, क्या लगा देंगे इसमें, EWG EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे पास कौन सा है, NO2 NO2। तो अगर मैं क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करना चाहूं या क्लोरोबेंजीन पर सॉरी नाइट्रेशन कह रहा हूं, OH माइनस का अटैक कराना चाहता हूं, तो मुझे टेम्परेचर हाई चाहिए। तो मैं जी सर। टेम्परेचर ले रहा हूं 628 या 23 केल्विन, टेम्परेचर हाई हो गया। और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब OH के लिए मैं क्या लूंगा, KOH ले सकता हूं या NaOH ले सकता हूं। हाई टेम्परेचर पर हाई प्रेशर पर रिएक्शन कराऊंगा, तब क्या बनेगा। सर आपने सॉल्वेंट कैसे लिया? बच्चे इतने हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन गैस फेज में होगी या सॉल्यूशन फेज में होगी, सर इस गैस। फेज में। गैस फेज में, ठीक है। Yes, yes. अच्छा सर बच्चों तो गैस, प्रेशर भी तो ज्यादा है। हाँ प्रेशर भी ज्यादा है, तो बच्चों गैस फेज में भी हो जाती है, लिक्विड फेज में भी जाते हैं। क्लोरोबेंजीन अपने आप में लिक्विड है, ठीक है। अगर वो खुद लिक्विड है तो उसमें KOH डालकर रिफ्लेक्स करना शुरू कर दिया हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर, ठीक है। हर जगह बच्चों सॉल्वेंट जहां काम की, जहां स्पेसिफाई करना होगा वहां करेंगे, अदरवाइज सॉल्वेंट के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्वेंट के बहुत ब्रॉड स्कोप होते हैं। तो 12th के लेवल पर इतना ब्रॉड स्कोप हमें नहीं पढ़ना है, केवल उन जगह के पर बात करेंगे जहां जरूरी है, और जहां पे जरूरत होगा वो मैं बताता जाऊंगा। सर यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर हमारी रिएक्शन की टाइप इंपॉर्टेंट है। क्या बनेगा यहाँ पर, सर OH आ जाएगा। अब मैं KOH लेता तो यहाँ पर OK बन जाता या नहीं, यस। क्यों बन गया OK। देखो पहले बनता फिनॉल, OH का अटैक होता तो OH बनता, और ये फिनॉल जो है एसिडिक होता है, ये KOH के साथ क्या बना देता, OK प्लस H2O। तो ये फिनॉल जो बनता उसका पोटेशियम सोडियम साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पोटेशियम फेनोक्साइड या सोडियम फेनोक्साइड बन जाएगा। क्लियर है बच्चों। यस सर। पहला केस ये हो गया। दूसरा केस, अगर मैं यहां पर Cl के पड़ोस में एक NO2 लगा दूं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा या कम कर देगा, कम कर देगा। कम कर तो देगा। न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजीली हो जाएगा। अब मुझे NaOH का अटैक कराना है, तो क्या मुझे टेम्परेचर इतना ही चाहिए, थोड़ा कम चाहिए, कम हो जाएगा ना, थोड़ा कम रख सकते। 450 केल्विन। बच्चों 450 या 473 केल्विन के आसपास मुझे चाहिए, मतलब 200 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर मुझे चाहिए। क्या मिल जाएगा। सर ये टेम्परेचर वैल्यूज ध्यान में रखनी है। हाँ बच्चे टेम्परेचर वैल्यूज याद रखनी है। सर इस पे प्रेशर नहीं लगाएंगे। बच्चे एनसीईआरटी में प्रेशर नहीं दिया है, एनसीईआरटी में बच्चे प्रेशर नहीं दिया है। ओके सर। ठीक है। तीसरा, अगर 2 NO2 लगा दूं तब और टेम्परेचर कम। दो NO2 लगाने से बच्चों क्या प्रोडक्ट बनेगा, सर रिएक्शन किसके साथ में करा था? बच्चों कंडीशन सेम है NaOH के साथ। अब मैं लगभग 368 केल्विन ले रहा हूं, टेम्परेचर और कम कर दिया। ONA NO2 और NO2, ठीक है। और अगर मैं फोर्थ केस क्या देखता हूं, हाँ बच्चे सर इधर जो दो NO2 के बीच वाला कार्बन है, ये वाला
इस पे क्यों नहीं हुआ? बच्चे यहाँ पर अगर मैं अटैक करता तो H माइनस निकलता ना, हाँ सर, H माइनस और Cl माइनस में कौन अच्छा लीविंग ग्रुप है बच्चे? Cl माइनस। Cl माइनस। तो अटैक कहाँ होगा? उस कार्बन पर होगा जहां से लीविंग ग्रुप अच्छा आसानी से निकल जाए। तो सर इसके अंदर दो फैक्टर्स आ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट कौन सी है और लीविंग ग्रुप का। बच्चे एक चीज सोचो, ये ऑर्थो पोजीशन है दोनों नाइट्रो के लिए। यस सर। ये वाली पोजीशन जो है फर्स्ट कार्बन जिसे मैं मार्क कर रहा हूं, ये इस NO2 के लिए तो ऑर्थो है और इस NO2 के लिए पैरा है। यस सर। तो यहाँ पर अटैक आसान हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो -m की वजह से दोनों जगह से कम होगी। ओके सर, और Cl भी कर रहा है उधर। Cl भी अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ओके सर। पीक बॉन्ड है, गुड लिविंग ग्रुप है, तो अटैक तो यही होगा ना। यस सर, यस सर। नेक्स्ट बच्चों, अगर मैं तीनों पोजीशन पर NO2 और NO2 लगा दूं Cl के साथ, तो मुझे केवल इसको क्या करना पड़ेगा? वार्म विद H2O, पानी के साथ ही गर्म करेंगे तब भी ये रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्या है, स्ट्रॉन्ग लिविंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए ना 3-3। यस सर। तो यहाँ पर केवल पानी ही न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। सर वो NO2 है दूसरी तरफ भी। बच्चों NO2। ओके सर। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल हो गया। यस सर। यस सर। दिस इज 2,4,6 ट्राई। सर वो वाटर क्यों ले सर, NaOH क्यों नहीं लिया? बच्चे अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अटैक आसान हो जाएगा। तो मुझे न्यूक्लियोफाइल तगड़ा नहीं चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल से भी वही काम हो जाएगा। तो मैं न्यूक्लियोफाइल यूज ही नहीं कर रहा हूं। ओके सर। ठीक है, तो क्या बन गया? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बन गया। और ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल का दूसरा नाम है पिक्रिक एसिड। दूसरा नाम क्या है बच्चों इसका? पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड। अब बच्चों अगर इसका नाम पिक्रिक एसिड है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये हाईली एसिडिक नेचर का होता है। होता है ना फिनॉल्स में। क्या बच्चे? सर ये फिनॉल्स में सबसे ज्यादा एसिडिक होता है ना? सबसे ज्यादा एसिडिक होता है बच्चे, सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। हाँ भाविनी, इसमें क्या बताना है बच्चे? थर्ड वाले को क्या चीज समझानी है बच्चे? यहां से Cl हटेगा, OH का अटैक आएगा, OH माइनस का अटैक इधर आएगा, इसे Cl को बाहर कर देगा, तो OH बनेगा। OH में H एसिडिक है तो NaOH के साथ सोडियम सॉल्ट बना देगा। ठीक है सर? हाँ बच्चे। सर ये क्वेश्चंस किस बेसिस पे आते हैं? ये हमें डायरेक्ट रिएक्शंस दे रखी होगी और हमें प्रोडक्ट बताना होगा? हाँ बच्चे, डायरेक्ट दे रखी होगी रिएक्शन, और इसमें ना ये वाली कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर ये सेम टू सेम ऐसे आएगा जैसे आपने लिख रखा है? हमें बस बिल्कुल 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 बच्चे, ऐसा ही आएगा। और ना केवल जेई में बल्कि आपके बोर्ड के एग्जाम में भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में रेगुलरली पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो मतलब ये 4 की 4 रिएक्शन याद करके चले जाओ, यही पूछ लेंगे। बिल्कुल बच्चे, अब ये जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है सर। पूरी ऑर्गेनिक में बच्चे, जहां जहां जो जो आता रहेगा मैं बताता रहूंगा। यस सर। अभी मैं पूरी ऑर्गेनिक कैसे कैसे बता दूं? इतनी आसान होती तो फिर मैं ये कहता आज गोली खाओ और सो जाओ, कल खत्म हो जाएगी। काश ऐसा होता बेटा, ये मैं भी सोचता हूँ, काश ऐसा होता कि तुम्हें मैं ऐसे एक जादू की झप्पी में काम करवा देता, पूरी ऑर्गेनिक खत्म करवा देता। जिस फेज से तुम स्ट्रगल कर रहे हो, हर साल बच्चे स्ट्रगल करते हैं ऑर्गेनिक में खास तौर से।
तो वो रिपीट करना थर्ड वाली में आपने बोला ना Cl नेगेटिव अच्छा लीविंग ग्रुप है H नेगेटिव से। अच्छा बच्चे Cl माइनस और H माइनस कौन वीक बेस है बच्चों? Cl माइनस और H माइनस में कौन अच्छा बेस है और कौन खराब बेस है? सर Cl अच्छा। सी देखो HCl से बनाया और ये H2O ये किससे आया होगा? H2 से आया है। H2 में H2SO4 से। एक H प्लस और H2SO4 से H प्लस मिलेगा, H माइनस मिलेगा। H प्लस मिलेगा। ये H2 से मिलेगा या NaH से मिलेगा? अब HCl क्या है? एसिड है। यस और सर। NaH क्या है? बेस है। तो NaH बेस है तो बेसिक करेक्टर H माइनस की वजह से ही है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना। ये H प्लस के साथ जुड़कर हाइड्रोजन बना लेगा या नहीं? H माइनस H प्लस के साथ जुड़कर हाइड्रोजन गैस बना लेगा ना। बना लेगा सर। तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। एक छोटा सा एटम जिसके पास नेगेटिव चार्ज और है तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत हाई हो गई। यस सर, अनस्टेबल हो और जाएगा। बच्चों शायद मैंने तुम लोगों को ये बताया होगा किसी भी मॉलिक्यूल में सबसे बड़ा कष्ट, परेशानी या दुख क्या है? चार्ज है ना। चार्ज। तो यहाँ चार्ज जितना छोटा होगा और जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी परेशानी ज्यादा होगी। एक बात बताओ, तुम्हारे ऊपर जेई में परफॉर्म करने का प्रेशर जो आज है, क्या लास्ट ईयर उतना ही प्रेशर था या उससे कम था? कम नहीं था सर। तो टाइम थोड़ा कम है, कम। छोटे से बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे हो, तो प्रेशर अभी बहुत ज्यादा है ना। यस यस सर। तो अभी हाईली रिएक्टिव हो या हाईली स्टेबल हो? हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल हो। हाईली अनस्टेबल का मतलब रिएक्टिव है ना, कहीं से भी कैसे भी पड़ा हो जाए, कवर हो जाए। यस तो सर। जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। कम होगी। कम होगी। Cl माइनस साइज बड़ा है, चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस है तो वीक होगा। यस सर। और वीक बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप और पुअर लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग। तो क्या देखने को मिल रहा है? Cl हटेगा या H माइनस हटेगा इसमें से? थर्ड में से Cl हटेगा। इस Cl को हटाएं या यहां से H को हटाएं बच्चों? Cl को। Cl को। Cl को, यही तो बात कर रहे हैं हम। Cl को हटाते हैं। समझ में आ गया एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? तो यार आपने लास्ट वाले में कोई वो क्यों नहीं लिया? क्या बच्चे? अटैकिंग एजेंट। अटैकिंग रिएजेंट वाटर लिया है ना। अच्छा सर, ठीक है। वाटर है तो न्यूक्लियोफाइल, गुड न्यूक्लियोफाइल और पुअर न्यूक्लियोफाइल में, मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल में अंतर पता है ना। यस स्ट्रॉन्ग सर। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। और वीक न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? जिस पर चार्ज ना हो। H2 और OH माइनस में अगर कंपेयर करें तो H2O क्या होगा? एक वीक न्यूक्लियोफाइल। वीक न्यूक्लियोफाइल। ये अलग अलग कैसे बैठे हो? क्लास में नहीं हो क्या तुम लोग? क्यों सामी? चलो, समझ में आ गया? एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया नहीं? यस सर। चलो, अब एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद अब हम बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस की। तो अभी हाइड्राइड शिफ्टिंग रह रही है करवाने की। कौन सा? सर हाइड्राइड शिफ्टिंग। हाइड्राइड शिफ्टिंग? यस सर। कहां पढ़ ली हाइड्राइड शिफ्टिंग? सर डीपीवी में आया था क्वेश्चन उसका। सर वो तो जो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में आता है वो हाइड्राइड शिफ्टिंग। सर अभी छोड़ दें? अरे कार्बोकैटायन नहीं पढ़े हैं क्या तुमने इंटरमीडिएट? सर पढ़े हैं। पढ़े तो सर। कार्बोकैटायन
की स्टेबिलिटी में नहीं पढ़ा है कि वो हाइड्राइड शिफ्ट या कार्बन एल्काइल शिफ्ट होता है? सर ने थोड़ा बहुत टॉपिक पढ़ाया था। पढ़ाया था ना? यस सर, थोड़ा सा। बच्चों अब ये थोड़ा और ज्यादा है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि बच्चों जिस फ्लो में मैं चल रहा हूँ ना, अगर मैं पुरानी चीजें दोबारा पढ़ाने लगूं तो तुम्हारा ही लॉस होगा। ऑलरेडी बहुत स्लो हूं मैं, ऑलरेडी बहुत स्लो हूं। चलो, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन क्या है? अगर मेरे पास CH3 CH2 Br है, बच्चों अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन बता सकते हो इसमें? अल्फा CH2 अल्फा वाला CH2 या बीटा CH3 वाला? सेकंड वाला भी। एक हाइड्रोजन मैं ऐसे लिख सकता हूं, CH2 इसे लिख दिया, H यहां से लिख दिया। H तो हटा बीटा से और Br हटा अल्फा से। Br तो हटाना ही था मुझे, लेकिन H कहां से हटाया है मैंने? अल्फा कार्बन से या बीटा कार्बन से? बीटा बीटा कार्बन से। अगर इसमें से HBr निकल जाए तो क्या मैं इसको डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कह सकता हूं? यस दिस इज डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो गया। और ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन जो है वो कौन सी टाइप का है? एक एटम लीविंग ग्रुप कहां से जा रहा है? बीटा से, और दूसरा कहां से जा रहा है? बीटा से। तो दिस इज ए टाइप ऑफ अल्फा बीटा एलिमिनेशन, कह सकता हूं बच्चों। एक अल्फा बीटा टाइप का एलिमिनेशन है जिसमें एक लीविंग ग्रुप अल्फा से जा रहा है और दूसरा एटम बीटा से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर है? यस सर। यस सर। अगर अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। यस मींस यहां पर अनसैचुरेशन था, यहां पर अनसैचुरेशन है। सेकंड वाले में। प्रोडक्ट में। तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स will break and 1 pi bond will form। 2 सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं और एक पाई बॉन्ड बन रहा है। यस अच्छा, अगर ये वाली कंडीशन है, 2 सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं, एक पाई बॉन्ड बन रहा है, प्रोसेस कैसी होगी? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक। 2 सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए और पाई बॉन्ड में कम एनर्जी रिलीज होगी। यस सर। Then the overall process will be endothermic। एंडोथर्मिक होगी या नहीं? ओके सर। यस एट द सेम टाइम यहां पर पाई बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। डिग्री ऑफ saturation will increase। बात समझ में आ गई? एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? 2 सिग्मा बॉन्ड जा रहे हैं अल्फा बीटा टाइप के एलिमिनेशन में, 2 सिग्मा बॉन्ड टूट रहे होंगे और एक पाई बॉन्ड बन रहा होगा। साथ में ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ रहा होगा। बच्चों ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो लीच एटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? हाई टेम्परेचर पर करानी चाहिए, लो टेम्परेचर पर करानी चाहिए रिएक्शन को? हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर विल शिफ्ट रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, कह सकता हूं या नहीं? यस सर। बैकग्राउंड में किसी का माइक ऑन है सर? बच्चों जिसका माइक में फ्लिकरिंग आ रही है वो बंद कर लो अपना माइक। क्लियर है बच्चों? यस अब बच्चों इसमें एक तो अल्फा से निकलना ही था, Br को तो अल्फा कार्बन से निकलना ही था, दूसरा एटम जो निकलना है वो बीटा से निकलना है। तो इसी को हम अल्फा बीटा भी कह देते हैं या इसी को हम बीटा एलिमिनेशन भी नाम दे देते हैं।
इसी को दूसरा नाम क्या दे रहे हैं हम? बीटा एलिमिनेशन। क्लियर है बच्चों? यस अगर दोनों एटम सेम कार्बन से निकलते तो उसको हम अल्फा अल्फा एलिमिनेशन कह देते, लेकिन उसमें पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। अगर दोनों एक ही सेम कार्बन से निकलते, अल्फा अल्फा से निकलते, तो उसको हम अल्फा अल्फा एलिमिनेशन या सिंगल, एक तो अल्फा से जाना था, दूसरा भी अल्फा से जा रहा है, तो उसको हम क्या नाम दे देते? अल्फा एलिमिनेशन या अल्फा अल्फा एलिमिनेशन कह देते। अगर एक अल्फा से जा रहा है और दूसरा गामा से जाता, तब उसको क्या नाम देते? अल्फा गामा एलिमिनेशन या अल्फा एलिमिनेशन अल्फा एलिमिनेशन और गामा गामा एलिमिनेशन। ठीक है, तो अल्फा एलिमिनेशन को हम बाद में पढ़ेंगे जब फिनॉल्स पढ़ेंगे। अल्फा एलिमिनेशन हम समझेंगे कहाँ होता है, कैसा होता है और उसमें क्या कंडीशन होती है, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी हम मेनली किसके बारे में बात कर रहे हैं? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सी? अल्फा बीटा एलिमिनेशन कैटेगरी की बात कर रहे हैं। कौन सी कैटेगरी की एलिमिनेशन रिएक्शन? अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों? यस अच्छा, अब ये अगर अल्फा बीटा एलिमिनेशन की बात करें तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन तीन तरह से हो सकती हैं। रिएक्शन टाइप्स कौन सी? अल्फा बीटा। तीन तरह की हो सकती है। जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पांच तरह की थी, वैसे ही हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन कितने तरह की है बच्चों? तीन तरह की। कौन सी मैकेनिज्म हो सकती है? आइवर E1 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म, और तीसरी होगी E1CB मैकेनिज्म। E1 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म और E1 वाया कॉन्जुगेट बेस। E1 को क्या बोलेंगे बच्चों हम? यूनिमोलिकुलर और बाइमोलिकुलर? यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर है तो क्या यहां पर इंटरमीडिएट फॉर्म होगा या नहीं? होगा सर। और E2 है तो नहीं होगा। तो ये बाइमोलिकुलर है। तो E1, E2 और E1CB तीन तरह से हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं बच्चों E1 मैकेनिज्म की। E1 मैकेनिज्म, E1 मैकेनिज्म। अब बच्चों एलिमिनेशन करना है, ये कहां होगा? किसकी प्रेजेंस में होगा? एलिमिनेशन करना है तो हाई टेम्परेचर चाहिए पहली बात तो, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ना है, और बेस भी तो चाहिए। कंडीशन पे ड्रास्टिक कंडीशन नहीं बच्चे, हमेशा ड्रास्टिक कंडीशन नहीं होती। ड्रास्टिक का तो मतलब है कि हम बहुत ही ज्यादा जोर लगा रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। मतलब ऐसे समझ लो कि तुम्हें अगर किसी कब्रिस्तान के पास से घर भेजना है तो तुम्हें जबरदस्ती भेजना है, तुम जाना नहीं चाह रहे हो। वो वाली कंडीशन ड्रास्टिक कंडीशन है। तुम्हारी कनपट्टी पर बंदूक तान दी कि बेटा जाओ नहीं तो गोली मार देंगे, तो वो वाली कंडीशन जो होती है वो ड्रास्टिक कंडीशन होती है। जबरदस्ती बहुत जोर लगा रहे हैं, तुम्हें इतना पुश कर दिया कि करना पड़ जाए काम मजबूरी में। वो वाली कंडीशन अभी नहीं दे रहे हैं। बस हमें कंडीशन क्या रखनी है? हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन करानी है। ठीक, अब E1 मैकेनिज्म की बात करें तो यूनिमोलिकुलर है। अब जरा देखना, मेरे पास एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है CH3 CH Br CH3, या मैं इसमें एक मॉडिफिकेशन और कर देता हूं,
CH3। इसमें से अगर मैं इसे हीट करता हूं तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा सबसे पहले? इस बॉन्ड को सी और बी और आर बी आर क्यों ये वाला बॉन्ड ही क्यों तोड़ रहे हो? साइज डिफरेंस। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, यस सर। और वीक बॉन्ड है, तो ये टूट जाएगा। तो Br किस फॉर्म में निकलेगा, प्लस फॉर्म में या माइनस फॉर्म में? माइनस। तो CH3CH CH3C पॉजिटिव CH3 और CH3 बन जाएगा, माइनस Br नेगेटिव निकल गया। क्या बन गया, इंटरमीडिएट बना या नहीं? यस सर। तो ये क्या हो गया, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। रीअरेंजमेंट हो सकता है या नहीं, कार्बोकैटायन है तो? यस सर। यहां पर नहीं होगा, अदरवाइज हो तो सकता है। यस सर। यस सर। तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है, तो मे अंडरगो रीअरेंजमेंट। अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंज होगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होगा। ठीक है। अब यहां से एक H+ निकल जाए, देखना जरा। ये हाइड्रोजन का बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन यहां छोड़कर चला जा रहा है, किस फॉर्म में, H+ के फॉर्म में या माइनस के फॉर्म में? H+। और H+ को निकालने में हेल्प कौन करेगा? हाई टेम्परेचर। अरे हाई टेम्परेचर बच्चे, H+ निकालना है, H+ निकालना है, तो प्लस को ले जाने वाला कौन है? H+ को कौन खाता है? Br नेगेटिव। नहीं, H+ को कोई भी ऐसी स्पीशीज जो H+ के ऊपर अटैक करती है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। कौन है ये न्यूक्लियोफाइल? अपने गाल पे थप्पड़ मार जोर का। न्यूक्लियोफाइल कब हाइड्रोजन पर अटैक करता है? बेस। तो इसे कौन चाहिए, कौन हेल्प करेगा इसे H+ को निकालने में? तो बेस। अब H+ को निकालना आसान है या मुश्किल है जब ऑलरेडी कार्बोकैटायन है? तब ऑलरेडी कार्बोकैटायन तो है ना यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन छीन रहा होगा, इलेक्ट्रॉन छीन रहा होगा। दूसरा, हाई टेम्परेचर ऑलरेडी दे रखा है, तो ये इस बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करेगा। तो मुझे वीक बेस चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए? वीक बेस। सर तो स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते तो काम नहीं चलता क्या? स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते तो भी तो हो ही जाता ना। पैसे बर्बाद क्यों करें? हाँ, ये आया जवाब, तगड़ा जवाब है बेटा, ये ऐसा हल्का फुल्का जवाब नहीं है। मतलब अगर काम मेरा छोटे बच्चे को भेज के पाकिस्तान को डराने से चल रहा है, तो मैं अपने फौजी को भेजूंगा कि जाओ उसे डरा कर आओ पाकिस्तान को। क्या करूंगा? छोटे बच्चे को ही भेज दूंगा ना, जाओ डराओ उसे, भगाओ। क्यों अपनी एनर्जी और टाइम और पोटेंशियल वेस्ट करूंगा? जब हल्के में काम चल रहा है तो मैं वीक बेस से ही काम चला लूंगा। स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अपना पैसा, खर्चा, टाइम क्यों वेस्ट करूं? समझ में आ गई बात? नहीं समझी? समझ में आई? आ गई सर। अच्छा। आगे सर। तो बेसिक क्यों लेंगे, जरा समझा दीजिएगा। क्या बच्चे? बेसिक क्यों लेंगे? समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो बच्चे? बेस ही क्यों लेंगे ये समझाना है। बेसिक क्यों लेंगे? बेस ही क्यों लेंगे बच्चे? H+ किससे जुड़ता है, एसिड से या बेस से? ये न्यूक्लियोफाइल से। H+ किसके साथ जाता है? बेस के साथ। तो मुझे H+ को निकालना है, वो उसके लिए चाहिए कौन? बेस चाहिए। बेस चाहिए ना। वाटर क्या है बच्चों, एसिड या बेस? बेस। वीक बेस। वाटर बेस है सर एसिड होता है। एसिड सर वो होता तो है। मीडियम पे डिपेंड करेगा ना जिसके साथ में हम रिएक्ट करवा रहे हैं। दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। एम्फोटेरिक है।
तो बेस भी तो काम कर की तरह भी तो काम कर सकता है। यस यस सर। सर। अगर मैं इथाइल अल्कोहल ले लूं तो इथाइल अल्कोहल एसिड है या बेस है? बेस। बेस है। बेस। एसिड एसिड। एसिड होगा सर। अच्छा हाँ एसिड है। बच्चों दोनों तरह काम कर सकता है ना, वो एम्फोटेरिक है, H+ दे भी सकता है और H+ ले भी सकता है। भाई ये इथाइल भी अल्कोहल, एम्फोटेरिक। भाई एक बात बताओ, मेरे पास है C2H5OH, अगर मैं इसको H+ दूं तो ये बन जाएगा C2H5OH2+, क्योंकि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर था, उसने H+ गो इन कर लिया। या फिर अगर ये मेरे पास NH2- था तो इसने क्या बना लिया, C2H5O नेगेटिव बना लिया और NH3 निकल गया यहां से। तो ये किस तरह से बिहेव करने लगा, एसिड की तरह। तो इथाइल अल्कोहल एसिड भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है ना। यस सर। यस सर। तो एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकता है। तो इथाइल अल्कोहल जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा या वीक बेस होगा? दोनों। अरे अरे बच्चे एक बात बता, इथाइल अल्कोहल कोई एक ही चीज तो हो सकता है, या तो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। वीक होगा। वीक होगा ना, वीक होगा। तो वीक बेस है ये। तो मुझे अगर इथाइल अल्कोहल से काम चल रहा है तो मैं NaNH2 या कोई NaOH क्यों लगाऊंगा, लगाने की जरूरत ही नहीं है, वीक बेस से काम चल रहा है सस्ते में। यस। एल्कीन, एल्कीन फॉर्म हो गई, मेजर प्रोडक्ट मिल गया। और कुछ भी प्रोडक्ट मिल सकता है। अगर बच्चों यहां पर ये वाला हाइड्रोजन निकला होता तो डबल बॉन्ड इधर बन जाता ना। यस सर। तो कंपाउंड क्या बनता, CH3C, CH3H, C, डबल बॉन्ड CH2 और CH3। कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, ग्रीन वाली, Right येलो वाली? ग्रीन वाली। मेजर वाली। तो ये माइनर बनेगी क्योंकि लेस स्टेबल एल्कीन बन रही है। क्लियर है बच्चों? हाइपर कॉन्जुगेशन यस सर। हाइपर कॉन्जुगेशन रीजन है। तो ये जो मोर स्टेबल एल्कीन है, ज्यादा स्टेबल होती है, इस रूल को क्या कहते हैं? सेडजेफ रूल कहते हैं ना। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल, कहते हैं बच्चों। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ऐसा कहते हैं कुछ हम। यस सर। तो वो रूल कौन सा होता है, सेडजेफ रूल होता है। यस तो सर। ये जो प्रोडक्ट बना वो किस रूल के अकॉर्डिंग बना? सेडजेफ रूल। इसीलिए इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, सेडजेफ प्रोडक्ट। सेडजेफ प्रोडक्ट। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब ये सेडजेफ रूल की स्टेटमेंट एक बार बताओ। सेडजेफ रूल लिख लो बच्चों। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल, more substituted alkenes are more stable, more substituted alkenes are more stable due to hyperconjugation, due to maximum number of alpha hydrogen or due to hyperconjugation, ऐसे लिख सकते हो। मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है बच्चे? इस डबल बॉन्डेड सिस्टम पे 1, 2, 3 और 4 ग्रुप लगे हैं ना, मिथाइल ग्रुप। अच्छा सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। मोर सब्स्टिट्यूटेड है ना ये। जितने एल्काइल पार्ट इस डबल बॉन्डेड सिस्टम से जुड़े होंगे उतना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है। तो इवन मैकेनिज्म में हमने क्या 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 चीजें देखी, हाई टेम्परेचर चाहिए, वीक बेस चाहिए, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होगा। ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट क्या होगा, रीअरेंज हो सकता है, अगर पॉसिबिलिटी है तब यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगी। और सबसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी है, फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग होगी या सेकंड स्टेप रेट डिटरमाइनिंग होगी? फर्स्ट स्टेप। तो हाँ बच्चों,
फर्स्ट स्टेप स्लो होगी ना, कार्बोकेटाइन बन रहा है यस सर। बच्चों। फर्स्ट स्टेप में स्टेबल प्रोडक्ट से अनस्टेबल बन रहा है, सेकंड में अनस्टेबल से स्टेबल बन रहा है, तो सेकंड स्टेप तो फास्ट हो जाएगी। यस सर। तो फर्स्ट स्टेप स्लो है तो रेट डिटरमाइनिंग है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए ये कौन सी है, यूनिमॉलिक्यूलर। यस सर। तो इसके लिए मैं रेट लॉ क्या लिख सकता हूं, रेट लॉ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली। तो ये इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, 1। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी ये। यस सर। क्लियर है बच्चों सारी कहानी अभी तक की। सर SN1 और E1 सेम चीज होती है क्या बच्चे, SN1 एंड E1 और सेम चीज होती है, मतलब SN1 में सब्स्टिट्यूशन होती है एंड E1 में एलिमिनेशन हो रहा है, तो सेम चीज तो नहीं है। हाँ मतलब थोड़ी सी डिफरेंट है। सिमिलर टाइप की मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं, मतलब कार्बोकेटाइन वहां भी बन रहा था या कार्बोकेटाइन बन रहा है। यस सर ठीक है सर। लेकिन वहां पर हमें क्या चाहिए था, न्यूक्लियोफाइल चाहिए था जो कार्बोकेटाइन पर अटैक कर दे। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए जो इस Weak प्रोटॉन base. को निकाल ले। यस सर। दूसरा वो लो टेम्परेचर पर हो रही थी, ये केस कहाँ हो रही है, हाई टेम्परेचर में। हाई टेम्परेचर पर। तो मैंने यही कहा था हाई टेम्परेचर पर कौन कम्पीट करेगा यहाँ पर, क्या बच्चे। हाँ सर ये यहाँ पे जैसे मिथाइल है, उनकी जगह कोई और ग्रुप आ जाए जिसके अंदर H ना हो, तो फिर अल्फा हाइड्रोजन तो कम हो जाएंगे ना, तो ZF ये तो फिर अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से देखते हैं ना अपन एल्कीन की स्टेबिलिटी। बच्चे डीलोकलाइजेशन के हिसाब से देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन की जगह रेजोनेंस होता है तब भी तो स्टेबिलिटी बढ़ रही होती ना। यस सर। ठीक है, तो तो सर ये इन सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स के केस में हम कहते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन से आना। तो सर ये मोर सब्स्टिट्यूटेड बोलना तो मतलब इतना सही नहीं है ना। नहीं बच्चे बिल्कुल सही है, मोर सब्स्टिट्यूटेड बोलना इसलिए सही है क्योंकि जो भी आपको केस मिलेंगे वो एल्काइल सब्स्टिट्यूशन के मिलेंगे। जो चीज तुम एज्यूम कर रहे हो ना, जैसे तुम मानकर चल रहे हो बच्चों, किसी का माइक ऑन है वो फ्लिकरिंग कर रहा है, नॉइस आ रही है। बच्चों जो चीज तुम एज्यूम कर रहे हो ना कि इस तरह का अगर मिथाइल की जगह हमारा कोई और ग्रुप हो, तो वो एक हाइपोथेटिकल एजम्पशन है। हम इतने सारे टिपिकल फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा सकते। बात समझ में आई। यस सर। यस तो सर। ये बच्चों हाइपोथेटिकल एजम्पशन की बात नहीं करेंगे, हम केवल उन चीजों की बात करेंगे जो रियलिटी में हमारे सामने आते हैं। हमारे पास कोई ऐसा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल नहीं आएगा जहां पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो। ओके सर। ठीक है, अगर यहाँ पर OCH3 होता तो पहले ये हाइड्रोजन उधर शिफ्ट हो जाता, मोर सब्स्टिट्यूट कार्बोकेटाइन में बदल जाता ना, यस सर। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन होता। देखो अगर मैं इसमें एडिशन कर दूं, मेरे पास है CH3C OCH3 HC Br CH3 CH3। अगर यहां पर कार्बोकेटाइन बनता, ये वाला, यहां पर मैं कार्बोकेटाइन बना देता हूं ये वाला, तो यहां पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होने से फायदा मिलेगा ना। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर सकते हैं यहां पर, 1,2 H शिफ्ट। क्या होगा, CH3C OCH3 C CH3 CH3 H प्लस चार्ज यहां आ गया और ये रेजोनेंस इसे स्टेबलाइज कर देगा। यस सर। तो क्या मिलेगा मुझे, CH3C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस CH CH3 CH3 ये मिलेगा। बेस इस प्रोटॉन को लेकर जाएगा यहां से, बेस इस प्रोटॉन को लेकर जाएगा यहां से बाहर, B- इस पर अटैक कर रहा है, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्या बनेगा, CH3C OCH3 डबल बॉन्ड C CH3 और CH3। अब भी तो ये मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन बनी ना। यस सर। लेकिन साथ के साथ यहां पर ऑक्सीजन का लोन पेयर भी तो डीलोकलाइजेशन में आ रहा होगा, यस सर। रेजोनेंस भी आ रही है और सब्स्टिट्यूशन भी ज्यादा है, तब भी तो ये कौन सा प्रोडक्ट बना हमारा, ZF प्रोडक्ट। ZF प्रोडक्ट बना। एंटी ZF बच्चों कहां में देखने को मिलेगा हमारा,
E1 CB मैकेनिज्म में। सर तुमने इसको क्यों नहीं लिया, मतलब हमने प्रोडक्ट क्या चीज? सर हमने हाइड्रोजन शिफ्ट को क्यों नहीं कंसीडर करा? हाइड्रोजन शिफ्ट को इसलिए कंसीडर करा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है ना बच्चे यहाँ पर। नहीं सर, क्यों नहीं, इससे क्यों नहीं करा? मतलब जो लास्ट वाले में जैसे जब आपने रिएक्शन कराई थी तो आपने मेजर लिखा था हाँ किसी और को। बच्चे इसमें तो ये देखो ना, यहाँ पर मैंने OCH3 रखा ही नहीं था, यहाँ तो CH3 का केस था। अच्छा सर, ठीक है ठीक है। यहाँ तो मैंने एक्स्ट्रा एक केस बताया कि अगर OCH3 होगा तो और रिएक्शन के होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, विद रीअरेंजमेंट होगा। लेकिन ये नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के थ्रू हो रहा है, दिखाई नॉर्मल दे रहा है या नहीं? यस यस सर। क्लियर है बच्चों? जी सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। हाँ 1 मिनट सर, नोट करना है। हाँ कर लो नोट। सर आपने एरो के ऊपर क्या लिखा है? एरो के ऊपर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट है बच्चों। ओके सर। वन टू हाइड्राइड शिफ्ट। सर हाँ फ्यूचर में थोड़ा रेड से लिखना अवॉइड करिएगा बच्चे, सर, मैं सर। बस वो मैं सर वो समझता हूँ। दिखता नहीं है थोड़ा। अच्छा अच्छा बच्चे, नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं करूंगा। एक्चुअली मुझे ना थोड़ा कलर दूसरा लेना था, इसलिए मैंने यूज कर लिया है। चलो मैं अभी अभी इसे चेंज कर देता हूँ। अब ठीक है बच्चे? यस सर, थैंक यू सर। ओके बच्चे। डन बच्चों? यस सर। अच्छा अब एक लास्ट पॉइंट इसका इवन मैकेनिज्म का। बच्चों ये अगर मेरे पास एल्काइल हैलाइड है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एल्काइल हैलाइड में कौन क्या होगी? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में? 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2। कार्बोकैटायन बन रहा है तो 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होगा, 2 डिग्री में उससे कम होगा, 1 डिग्री में सबसे कम होगा। यस सर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? थ्री डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री कह सकते हैं बच्चों? कह सकते हैं ना? यस सर। और SN1 में भी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री था। हाँ सर। तो SN1 और E1 कंपटीशन में है बराबर के। सर जीतेगा कौन? क्या बच्चे जीतेगा कौन? लो टेम्परेचर पर SN1, हाई टेम्परेचर पर E1। समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। अगर कहीं भी हम बच्चों एल्कोहल यूज कर रहे हैं तो एल्कोहल क्या करेगा? बेस की तरह काम करेगा, वीक बेस की तरह। यस सर। तो एल्कोहल अगर कहीं यूज करें हम तो एल्कोहल कौन सी रिएक्शन कराएगा? सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? सब्स्टिट्यूशन। कहाँ से यार तुम उल्टा जवाब दे देते हो? सर वो कुछ और दिमाग में चल रहा था सर। अरे एल्कोहल तो बच्चे अच्छे अच्छे को एलिमिनेट करा देता है। सर वो दिमाग में कुछ और चल रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं ध्यान रहे तो ऐसा समझ लो एल्कोहल तो अच्छे अच्छे को एलिमिनेट करा देता है। यस। कोई ड्रिंक करके कहीं किसी पब्लिक प्लेस पर पहुंच जाए तो लोग उसे वहां बैठना अलाउ करेंगे, धक्के मार कर निकाल देंगे? मार के हो जाएगा, भगा देंगे, तो एलिमिनेट करा देंगे ना। एलिमिनेट करा देंगे। तो एल्कोहल है, एल्कोहल होगा तो एलिमिनेशन होगा। चलो चलो E2 मैकेनिज्म की बात करते हैं। बाइमोलिकुलर हो गई। अब बाइमोलिकुलर। अब जरा देखना, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है सी
ये एक मॉलिक्यूल है, पहले क्या दे रहा था, ये यही सेम मॉलिक्यूल लिया था ना मैंने पहले भी, यस सर यही था। बस उसमें CH3 था। वो कौन सी रिएक्शन, पहले वाला मॉलिक्यूल देखो, यही था ना सेम, C पर एक H 2 CH3, C पर 2 CH3 एक Br, यही है। यस सर। लेकिन यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं ले रहा हूं स्ट्रॉन्ग बेस। टेम्परेचर की कहानी नहीं कह रहा हूं, अब क्या ले रहा हूं मैं, स्ट्रॉन्ग बेस ले रहा हूं। तो थोड़ा सा खर्चा कर दिया, थोड़ा खर्चा कर दिया, थोड़ा खर्चा कर दिया, लेकिन मैंने आग लगाने में खर्चा नहीं करा है, फ्यूल नहीं खर्च कर रहा हूं, फ्यूल का पैसा बचा ले रहा हूं। मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जहां पर मैं गर्म नहीं कर सकता हूं। सपोज ये काम मैं करा रहा हूं साइबेरिया में, साइबेरिया में ठंड बहुत पड़ती है ना, यस सर। तो साइबेरिया में काम करा रहा हूं, तो अगर मैं फ्यूल जलाऊंगा तो फ्यूल का खर्चा ज्यादा हो जाएगा ना। हाँ। तो फ्यूल का खर्चा करने की जगह मैं किससे काम चला रहा हूं अब, स्ट्रॉन्ग बेस। जब फ्यूल महंगा पड़ रहा है तो मैं, पेट्रोल महंगा हो गया है, पेट्रोल यूज नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। पानी से, हाँ सर। अब मैं फ्यूल खर्च करूं, मतलब पेट्रोल खरीदूं, बाइक खरीदूं, पेट्रोल खरीदूं, उससे बढ़िया मैंने एक घोड़ा खरीद लिया, अब से मैं घोड़े से ऑफिस आऊंगा। तो मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस काम क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस क्या काम करेगा बच्चों, प्रोटॉन को लेगा ना भाई, बेस का काम क्या है, प्रोटॉन को लेना, H प्लस को निकाल यस सर, प्रोटॉन को लेगा। H प्लस तो प्रोटॉन ही कहलाता है ना, प्रोटॉन यस को सर। लेगा। यस सर। तो प्रोटॉन को लेगा ये। अब ये प्रोटॉन कहां से ले सकता है, या तो इस कार्बन से ले सकता है, इस कार्बन से ले सकता है, इस कार्बन से ले सकता है, यही तीनों कार्बन तो अल्फा बीटा कार्बन है। यस सर। तो यहां से लेगा तो एल्कीन जो बनेगी वो लेस सब्स्टिट्यूटेड बनेगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड। अब बच्चों इनके नंबर में लिख देता हूं, इसको मैं लिख दे रहा हूं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। अल्फा 1 से बनने वाली एल्कीन लेस सब्स्टिट्यूटेड और मोर सब्स्टिट्यूटेड, अल्फा 2 से बनने वाली लेस, वो भी लेस हो जाएगी। अल्फा 3 से बनने वाली मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो बेस कहां अटैक करेगा, उस डायरेक्शन में, अल्फा 3 पे, उस डायरेक्शन में अप्रोच करेगा जहां से मोर स्टेबल प्रोडक्ट मिल जाए। क्या अप्रोच करेगा, जहां से मोर स्टेबल प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब जरा सोचना, Br इस साइड बैठा है, जरा मैं इस मॉलिक्यूल को घुमाकर और लिख देता हूं, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहां से तो घूम सकता है ना, रोटेशन हो सकता है। यस सर। तो ये घूमकर ऐसे आ गया। अगर मैं बेस को कहता हूं B नेगेटिव, जो बेस है वो इस डायरेक्शन से इस H पर आए, तो Br उसे आने देगा या मना करेगा, आने देगा सर, मना करेगा। मना करेगा वो। Br के पास 3 लोन पेयर है, वो इससे धक्का मारेगा, लोन पेयर यस सर, रिपेल करेंगे। और अगर B- यहां से आता है तो आ सकता है, तो आना कहां से आसान होगा, फर्स्ट वाले ऊपर से आना। ऊपर से आना। तो Br यहां से H पर अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा, और ये Br बॉन्ड पेयर को लेकर निकल जाएगा। Br और बेस का अटैक सिन है, मीन सेम साइड में है या अपोजिट साइड में है, अपोजिट साइड में। अपोजिट है, ट्रांस। ट्रांस नहीं कहेंगे बच्चे, एंटी कहेंगे, एंटी। एंटी। यस। एंटी। अब जरा समझो,
अल्फा 1 से बनने वाली लेस क्यों होगी? क्या बच्चे? अल्फा 1 से बनने वाली लेस क्यों होगी? अरे यार लेस इसलिए होगी कि वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन कम होगा। देखो बच्चों, मेरे पास इस पेन पर एक साइड में मैंने ये इस हाथ से पकड़ लिया, एक को ऊपर पकड़ लिया, इधर से जहां से मेरा ये थंब हिल रहा है, इधर से बीआर वो बेस अटैक कर रहा है, और इस साइड से नीचे की जहां से मेरी रिंग है उस साइड से ये निकल कर जाएगा। अगर मैं देखूं तो ये सारे एटम एक ही प्लेन में आ जाएंगे ना, इस साइड से देखूं तब इधर से यस सर। बेस आ रहा है, इधर हाइड्रोजन है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इधर से बेस निकल कर जाएगा, तो सब एक ही प्लेन में होंगे। यस सर। लेकिन ये अटैक कहां से हो रहा है, सेम साइड से या एंटी साइड से? एंटी साइड। तो इससे हम बोलते हैं एंटी पेरीप्लेनर। क्या बोल रहे हैं बच्चों? एंटी पेरिप्लेनर। अगर सेम साइड से होता तो हम क्या बोलते हैं उसको? सिन पेरीप्लेनर। अब क्या दिख रहा है, ये एंटी पेरीप्लेनर दिख रहा है। यस सर। तो एंटी पेरीप्लेनर एलिमिनेशन होगा। बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। एंटी पेरीप्लेनर एलिमिनेशन हो गया। क्या बन गया? CH3 डबल बॉन्ड CH3 पहले ये किस में कन्वर्ट हुआ होगा? C। हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हुआ होगा, हाइड्रोजन का और इसका, H और Br के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ, बेस के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा। जब ये हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड वीक हो रहा होगा उस समय कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा होगा, और एट द सेम टाइम ब्रोमीन के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक हो रहा होगा। क्यों बच्चों? यस सर। तो एक बॉन्ड बन रहा है, दूसरा वीक हो रहा है, तीसरा बन रहा है, चौथा वीक हो रहा है, यही दिखाई दे रहा होगा ना? यस सर। बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ हो रही है ना? जी सर। तो ये स्टेट क्या इंटरमीडिएट है या ट्रांजिशन स्टेट है? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट। E2 में SN2 मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी ना? यस सर। यस सर। यहाँ पर भी क्या हो रही है? ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रही है। यस सर। जी सर। अब इसमें रेट जो है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और बेस दोनों पर डिपेंड कर रहा है। यस सर। यस सर। तो बाई मॉलिक्यूलर हो गई। यस सर। अच्छा, और साथ में मैं क्या कहूंगा? क्या होगा? रेट लॉ एक्सप्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बेस। क्लियर है बच्चों? यस सर। बात समझ में आ गई? यस सर। एलिमिनेशन हो गया, बीटा एलिमिनेशन, और प्रोडक्ट कौन सा मिला? अरे रेट लॉ कोई लॉ है स्पेसिफाइड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? हाँ बच्चे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नहीं है ये, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ोगे अभी तुम। अभी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा नहीं है, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा ये इश्यू आ रहा है। केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ोगे, ठीक है सर? उसमें RDS कौन सा होगा? बच्चे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन सा होना चाहिए? कितने स्टेप की मैकेनिज्म है? एक स्टेप में। सिंगल स्टेप की मैकेनिज्म है। तो अगर एक से ज्यादा होता तभी तो RDS फाइंड करते हैं, नहीं तो सिंगल स्टेप है तो खुद में अपने आप में वो क्या हो गई? रेट डिटरमाइनिंग हो गई ना? यस सर। ठीक है। तो जल्दी से E1 बनेगा कि E2 बनना चाहेगा? क्या बच्चे?
फास्ट रिएक्शन किस में दिखेगी, E1 में कि बच्चे अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, लो टेम्परेचर है तो E2 होगा, वीक बेस है, हाई टेम्परेचर है तो E1 होगा। कंडीशन ही अलग अलग है ना। हाँ, बट मैं साइमल्टेनियसली साथ में ही करा रहा हूँ दो, तब मेरे को क्या जल्दी दिखने को मिलेगा? बच्चे ये नहीं बता सकते, ऐसे नहीं बता सकते, उसका हम टी हाफ चेक करेंगे अलग अलग कंडीशंस में, क्योंकि यहाँ पर ये सेकंड ऑर्डर है काइनेटिक्स है, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, ऐसे नहीं बता सकते। टी हाफ क्या होता है? अरे वो टी हाफ होता है हाफ लाइफ, मतलब कितने समय में आधी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी या आधा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा। वो बच्चे केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ोगे थोड़ा। एक्चुअली तुम्हारे साथ ना जो ये चल रहा है अभी फेज, जिसमें फिजिकल के 2 चैप्टर पढ़ाकर ऑर्गेनिक में आ गए हैं, वो बच्चों इसलिए ऐसा किया गया है कि बाई चांस कोविड का कुछ कंडीशन फिर से डेवलप होती है तो, और सीबीएसई ने वो हाफ हाफ वाला लास्ट ईयर जो करा था ना पैटर्न, हाँ सर, तो वो अगर हो गया तो इस बार फिर यही पैटर्न लेकर आएंगे जो लास्ट ईयर हुआ था। तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, जिससे कि तुम लास्ट टाइम पर फंस ना जाओ। बात समझ में आ गई? हाँ सर, क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? तो Yes, हम sir. वो कोविड कंडीशंस को ध्यान में रखकर ऐसा कर रहे हैं बच्चों, मतलब रीजन you, है sir. हमारे पास। अदरवाइज तो हमें फिजिकल पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है, पहले फिजिकल पढ़ाए फिर उसके बाद एक साथ ऑर्गेनिक पढ़ाए। हाँ सर, वो स्कूल में ऑर्गेनिक हाँ पढ़ा सर, स्कूल वाले भी फिजिकल का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन सब का पेपर लेते हैं। अच्छा चलो, समझ में आ गई ये कहानी यहाँ तक की? यस सर। Yes, sir, clear. अब एक डिफरेंस है E2 में और SN2 में, मेजर डिफरेंस जो है। SN2 के लिए ऑर्डर क्या था बच्चों रिएक्टिविटी का? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में 1 degree greater than सबसे ज्यादा किसमें फास्ट किसमें हो रही थी SN2 रिएक्शन? 1 डिग्री। 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री में। यस yes sir, लेकिन E2 रिएक्शन जो होगी उसके लिए ऑर्डर क्या होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। एलिमिनेशन चाहे E1 हो या E2 हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या रहने वाला है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। sir. E1 AP में उसमें भी यही होगा। क्या बच्चे? E1 AP जो आगे वाली है उसमें भी यही होगा। E1 CB का बच्चों इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, वो डिफरेंट है। हाँ वो डिफरेंट है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री? क्योंकि अगर मैं 3 डिग्री में कराता हूं तो यहां पर मोर स्टेबल सेट जैप प्रोडक्ट मिलता है, और मुझे क्या बनाना है? मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है ना। यस सर। तो इसलिए रेट जो रिएक्शन काइनेटिक्स है वो डिसाइड करती है कि यहां पर 3 डिग्री से 2 डिग्री और 1 डिग्री की डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि 3 डिग्री में सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों? यस सर। E2 मैकेनिज्म में ये ऑर्डर क्यों मिलता है? क्योंकि इस ऑर्डर के हिसाब से हमें मोर स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एल्कीन। जो प्रोडक्ट एल्कीन बनेगी उसकी स्टेबिलिटी 3 डिग्री के हिसाब से सबसे ज्यादा होगी, 2 डिग्री के हिसाब से और कम होगी, 1 डिग्री के हिसाब से सबसे कम होगी। क्लियर है बच्चों? यस सर। बस बच्चों, E1 CB को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा काम बताता हूं, बताऊं कर लोगे? यस सर, बताइए। अच्छा, काम ये है कि कल है आपका टेस्ट। यस यस सर। बस आप जो जितनी भी NCERT की रिएक्शंस हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, एक बार गो थ्रू हो जाना। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं मारना है, जितनी याद रहे ठीक है, जितनी याद नहीं हो पाती है कोई बात नहीं, मैं सारी बताऊंगा। ठीक है, एक बार पढ़ लेना। जो हमने रिएक्शन कवर की है यहाँ पर मैक्सिमम चीजें उसी बेसिस पर हैं रिएक्शंस। लेकिन तुम्हें बेसिस समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं है, परेशान मत होना, मैं सारी चीजें कवर कराऊंगा। क्योंकि कल टेस्ट है तो इस बहाने तुम थोड़ा सा पढ़ लोगे केमिकल प्रॉपर्टीज को, आगे की क्लास में मुझे पढ़ाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो कल थोड़ा सा पढ़ लो, NCERT गो थ्रू हो जाओ बस, और परेशान मत होना। थोड़ा सा ये टफ टाइम इसलिए भी है क्योंकि तुम्हारा 11th बहुत और GOC बहुत वीक है।
कवर कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। मैं जहां जिस दिन में मेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है वहां एक्स्ट्रा टाइम लेकर मैं करूंगा तुम्हारी क्लास, ठीक है। और जिस दिन चूंकि तुम्हारे स्कूल खुल गए हैं तो कोशिश करूंगा जिस दिन मेरी क्लास हो, अगर फर्स्ट स्लॉट में तो मैं हाफ एन आवर तुम्हारी एक्स्ट्रा कर दूं, एक्स्ट्रा क्लास लेने की जगह, ठीक है बच्चों। एक्स्ट्रा क्लास थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। इवनिंग में ही रखना क्लास। हाँ बच्चे इवनिंग में ही रखूंगा, लेकिन 4 to 5:30 होती है ना, जैसे अगर 4 सर। to 5:30 वाला स्लॉट होगा तो मैं 3:30 से कर लूंगा, इसमें तो कोई इशू नहीं है। नो सर, कोई इशू नहीं। बस यही टाइम कर लेंगे जिससे कि तुम्हारा हाफ एन आवर एक्स्ट्रा हो जाएगा अपने आप। ओके सर। थैंक यू सर। ओके Bye, बच्चों, sir. खुश रहो, मस्त रहो। बाय सर। बाय बच्चों, बाय।